अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जनाब, हम जश्न आज़ादी 14 अगस्त के बहुत ही करीब बढ़ते जा रहे हैं। सेलिब्रेशन हो रही है, हर जगह ग्रीन कलर नजर आ रहा है और आज इसलिए मैंने भी अपनी वार्डरोब में जो है वो ग्रीन कलर का इंतखाब किया। आई डोंट नो कि आपकी स्क्रीन पर ये ग्रीन आ रहा होगा या किस तरह का कलर आ रहा होगा। तो बहरहाल एक जो फजा है जश्न की वो हमें हर तरफ दिख रही है और जैसे ही हम अपने घर से बाहर जाते हैं, बाहर का रुख करते हैं, तो जगह जगह हमें झंडे दिखाई देते हैं। पाकिस्तानी परचम फिजाओं में लहरा रहा है और गाड़ियों में लोगों ने जनाब मिल्ली नगमे लगाए हुए हैं। दुख मुझे सिर्फ इस बात का होता है कि ये जो जज्बा है ना, ये सिर्फ हमें 14 अगस्त को या उसके करीब ही हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। ये जो आज़ादी की जो खुशी है, अलग मुल्क में रहने की जो खुशी है, मेरे ख्याल से ये एक दिन के लिए नहीं है बल्कि ये पूरे साल के लिए है, ये हमेशा के लिए है। और हमें ये एहसास करने की, ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है कि हम एक आज़ाद मुल्क की फ़ज़ाओं में सांस लेते हैं। बहरहाल बड़ी क्यूट क्यूट सी चीज़ें मुझे नज़र आती हैं जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ। कहीं पर पाकिस्तानी परचम जो है वो सरबुलंद हुआ दिखाई दे रहा है। बच्चों की बहुत सारी चीज़ें, अच्छा मैंने खासकर रुक कर मैंने देखा, बहुत अरसे से मैंने कभी देखा नहीं था। रेडियां वगैरह आपको पता है अक्सर लगी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिल रही होती हैं, बैजेस मिल रहे होते हैं बच्चों की, बड़ी प्यारी प्यारी लड़कों की, लड़कियों की बड़ी क्यूट क्यूट सी चीज़ें जो है वहाँ पर, कपड़े मौजूद हैं, उनके बैजेस मौजूद हैं, उनके हेड बैंड्स मौजूद हैं। तो अच्छा लग रहा है देखे कि हम सबको खुशी है, हम उसको जनाब सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि आपने मुझे मैसेज ज़रूर करना है, चाहे आप मेरे फेसबुक पेज पर आप मुझे मैसेज करें या फिर आप चाहे मुझे मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज करें। आपने मुझे पाकिस्तान से मुतालिक कुछ अच्छी बातें बतानी है। वो एक बात हो सकती है, 2 या 3 हो सकती हैं। फर्ज आपने करना है कि आप किसी और शख्स को पाकिस्तान के बारे में अगर इंट्रोडक्शन देना चाहें या आप अगर किसी को बताना चाहें कि पाकिस्तान की अच्छी चीज़ें क्या हैं, वो हमारा जनाब हमारे हिली एरियाज़ भी हो सकते हैं, हमारे यहाँ के खाने भी हो सकते हैं। आपकी नज़र में वो अच्छी चीज़ें कौन सी हैं, ये आपने सोचना ज़रूर है अगर आप मुझे मैसेज नहीं भी करते हैं। बहरहाल जनाब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सोशल मीडिया की बात करेंगे। सोशल मीडिया पे जनाब आजकल आपको पता है कि आए दिन किसी ना किसी शख्स की चर्चा रहती है। जो शख्स अपनी इनफरादियत के साथ कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई मेहनत कर रहा है, किसी में कोई टैलेंट है अगर, तो पूरी दुनिया उसको देख सकती है। और आजकल सोशल मीडिया पर एक शख्स जिनका नाम उमर कमाल है, ये जनाब छाए हुए हैं, बाकायदा सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बन चुके हैं। और आपने इनकी वीडियो आई एम श्योर ज़रूर देखी होगी। मैंने देखी थी जनाब, इस्लामाबाद में एक शख्स अपनी गाड़ी में बिरयानी जनाब बेचते हुए दिखाई दे रहा है और लोगों का तांता बंधा हुआ है आसपास। तो कहाँ से ये मोटिवेशन आई, कहाँ से ये थॉट आई? काम कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता, ये बात साबित कर दी है उमर कमाल साहब ने। हैट्स ऑफ टू यू सर। आपको शो में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी हैसियत से बढ़ के मेरी तारीफ कर दी। अच्छा अभी तो मैंने एक बात यहाँ पर लोगों को बताई नहीं है। अगर मैंने आपकी तालीम के बारे में, आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में उमर कमाल साहब किसी को नहीं बताया दैट यू आर अ लम्स ग्रेजुएट, आप वहाँ से पढ़े लिखे हैं और पढ़ लिख कर अपनी तालीम मुकम्मल कर कर आपने ये बात साबित कर दी है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। अच्छा जी, क्या स्टोरी है, मोटिवेशनल स्टोरी क्या है, क्या सिलसिला है, कहानी कहाँ से शुरू होती है ये बिरयानी बेचने के सिलसिले तक जब पहुँचती है? मुझसे अब तक आपसे पहले बहुत सारे लोग सिमिलर क्वेश्चन कर चुके हैं एंड मैं उनको जवाब देता रहा और फिर मैंने साथ साथ उसको रीडू किया। ये नहीं कि मैंने जवाब घड़ा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसकी हकीकत में अगर मैं किसी को बताऊं तो वो क्या हो सकती है। असल में मुझे शऊर बहुत देर के बाद आया कि अब आला तालीम को या बहुत ज़्यादा बड़ी किसी, अगर आपने क्वालिफिकेशन ले ली है, उसको बेहतर तौर पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए मुझे बहुत अरसा लगा। तो मैंने अपनी एजुकेशन को रिगार्डलेस ऑफ के किस यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा, अब बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा सर बताइएगा, अभी तो हम सब लोग जानते हैं कि भाई आपका बिरयानी का बिजनेस है, आप बिरयानी बेचते हैं, लोग बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन अदर देन दिस बिजनेस आप क्या करते हैं सर? आपका क्या ऑक्यूपेशन है, क्या प्रोफेशन है? ये शौक से करें या इट्स योर ब्रेड एंड बटर? देखिए, बिरयानी बेचने के बाद मैं वहाँ पे जब जाता हूँ 12 मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ बिरयानी लेके। बिरयानी बेचने के बाद मैं गाड़ी में जब वापस इस्लामाबाद में अपनी PWD घर की तरफ आ रहा होता हूँ तो मैं फिर अगले दिन के लिए तमाम ग्रॉसरी खरीदता हूँ और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फ्राइडे को मैंने अपना मानीस किचन का बारबेक्यू ग्रिल ओपन कर लिया हुआ। फिर मैं मगरिब के बाद जाके मानीस किचन के बारबेक्यू ग्रिल के ऊपर बैठ जाता हूँ और रात को 2 बजे वहाँ से फारिग होता हूँ। और ये मेरी ब्रेड एंड बटर डेफिनेटली है, लेकिन ये मेरा पैशन भी है, ये मेरा मिशन भी है, ये मेरी मोहब्बत भी है। I used to be a fundraising expert. I used to be a development professional. जो मैं अभी भी हूँ, लेकिन मैं अब और तरह से इसको डेवलप करूँगा। अब मैं और तरह का डेवलपमेंट प्रोफेशनल हूँ। अब मेरी ख्वाहिश ये है और मैं उसके ऊपर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ कि मेरे मुल्क के अंदर, इस पाक ज़मीन के अंदर जितने बच्चे बच्चियाँ जो अपनी एम्प्लॉयमेंट और अपने रोजगार के हवाले से परेशान हैं, मैं उनके लिए एक रोल मॉडल के तौर पे सामने आऊँ, नंबर 1। नंबर 2, उनके लिए प्रैक्टिकली कुछ कर सकूं। मैं जब बिरयानी बेचने जाता हूं तो वहां पे 50% मेरे कस्टमर्स होते हैं, 5% आप मीडिया वाले सारे भाई लोग होते हैं और 70% वो लोग होते हैं। मतलब मेरी कल बिरयानी 5 मिनट में बिक गई थी। मैं 12:45 पे पहुंचा, 12:55 पे आई वाज सोल्ड आउट। लेकिन मैं घर 4 बजे आया क्योंकि वहां पे कम से कम 100 के करीब बच्चियां, बच्चे, खवातीन, मर्द, कोई अटक से आया हुआ था, कोई 2 बच्चे आए हुए थे गिलगित से, एक साहब लंदन से आए हुए थे और एक खातून थी लाहौर से आई हुई थी। अब ऐसे क्या खास बात है, ऐसा कौन सा खास इंग्रेडिएंट है आपकी बिरयानी का, वो बताएंगे आप हमें? बेटे वो ना बिरयानी लेने नहीं आए थे, वो मुझसे ये पूछने आए थे हमें बताएं हम क्या करें। क्या बात है। और ज्यादातर लोग ये मुझे थैंक यू कहने आए थे कि सर आपकी वजह से हमें इंस्पिरेशन मिली है और अब हम कुछ करेंगे। क्योंकि आपसे हमें इंस्पिरेशन मिली है तो वी थॉट टू कम इन पर्सन एंड थैंक यू। सर जी, मैं आपका पॉइंट आई अंडरस्टैंड इट, मैं बहुत अच्छे से इसको समझ चुकी हूँ और आपने बड़ी प्यारी बात की। आपको लगता है हमारे जो यूथ है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, उनमें भी यही फ्रस्ट्रेशन है कि सर जी अगर हमने घर भी अगर बनाना है तो भाई 5 मरले का नहीं बनाना है, लोगों को दिखाने के लिए हमने 10 मरले का बनाना है, चाहे या कैनाल का बनाना है या बड़ी से बड़ी गाड़ी लेनी है, छोटी गाड़ी नहीं लेनी है, या अच्छे से अच्छा लिबास पहने महज दूसरों को दिखाने के लिए, चाहे फिर मकरूज होकर रह जाए सारी जिंदगी, फिर चाहे बैंक के लोन अदा करते रहे। लेकिन ये जो आपके पास नौजवान आ रहे हैं, इनको आपने बड़ा वाकई एक डायरेक्शन दे दिया, आपने उनको पैगाम बता दिया, जिस बात पर मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। एक ऐसी एग्जाम्पल, सॉरी मिस, आई कैन नॉट हियर यू। आप बताएं, आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप फरमाइए। जी, अब मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अब आ रही है जी। फ्यू डेज बैक देयर वाज अ यंग बॉय, वो मेरे पास आया और मैं बिरयानी ऑलमोस्ट बेच चुका था। अच्छा। वो बाइक से उतरा और मुझे कहता है कि अंकल मैं आपको हक कर सकता हूँ। मैंने कहा श्योर बेटे। बड़ा प्यारा जवान बच्चा, उसने ही हक्ड मी एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। मैंने पूछा बेटा खैरियत है? कह लगे अंकल आई एम MBA और मुझे जॉब नहीं मिल रही थी तो अब मैं एक कंपनी में राइडर हूँ और मैंने 2 दिन पहले डिसाइड कर लिया था कि मैं सुसाइड कर लूंगा क्योंकि मेरे रिलेटिव्स मुझे बहुत एम्बैरस कर रहे थे। तो मैं अंकल आपको रोज यहां देखता हूं, आपकी वजह से आज आई एम प्राउड टू बी अ राइडर, थैंक यू वेरी मच, आई जस्ट केम हियर टू थैंक यू। सो
मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं आपको कैसे बताऊं कि वो just because of me standing there, he started loving his job. So this is my message to everybody कि हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुसलमान होने की हमारी एक निशानी है, हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जी, वी फॉलो प्रॉफिट मोहम्मद जी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद चरवाहे भी थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल, वो मोची भी थे, बिल्कुल, वो दर्जी भी थे, बिल्कुल। और हमारे माशरे में हम लोग चरवाहे को, मोची को और दर्जी को कैसे बुलाते हैं और उनको कैसे करते हैं उस पेशे की। सो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली ये साबित किया कि पेशा कोई बुरा नहीं है, तो मेरी क्या औकात है। वेरी वेल सेड, वेरी वेल। तो दिस इज अ मैसेज टू एवरीबॉडी कि पेशा कोई बुरा नहीं है और उसमें कितना पढ़ के वो करना ये भी कोई बात नहीं है। यू कैन पॉलिश शूज इफ यू आर एन इंजीनियर, हु कैन स्टॉप यू? सो इफ आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम लम्स और मैगिल्स एंड आई एम सेलिंग बिरयानी, क्या फर्क पड़ता है? मैं बाइज्जत रोजगार कमा रहा हूँ और शाम को बारबेक्यू कर रहा हूँ जो मेरी बिरयानी से ज्यादा मजेदार है। अमेजिंग। उमर कमाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और मेरी तरफ से सलाम आपको, हमारी पूरी टीम की तरफ से सलाम आपको कि आप इतने सारे लोगों के लिए सर इंस्पिरेशन बने हैं और इतने सारे लोगों को वो एक थॉट समझ आ गई है। हम शायद अपनी ज़िंदगी का बहुत हिस्सा डिप्रेशन में, परेशानी में गुजार देते हैं कि हमारी सैलरी हमारी एजुकेशन के अकॉर्डिंगली नहीं है, या हमारी मुलाजमत हमारी तालीम के उसके मुताबिक नहीं मिल रही है, या हमने कोई ये काम नहीं करना, ये छोटा काम है, ये हमारी हैसियत के मुताबिक नहीं है। लेकिन आपने सर ये बात साबित कर दी है और हमारे यंगस्टर्स को, यूथ को आपने ये पैगाम भी दिया है कि जनाब मेहनत में अजमत है और अल्लाह ताला की ज़ात होती है जो आप पर फिर अपनी ब्लेसिंग जो है वो अता फरमाती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस जनाब। प्रोग्राम में सिर्फ यही नहीं, आगे भी बहुत कुछ है और खासकर हम जिक्र करेंगे जिन बच्चों की नजर कमजोर हो जाती है, पेरेंट्स जो है वो अर्ली डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं कि उनके बच्चों की आईसाइट वीक है या नजर कमजोर है। कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो बच्चे शुरू में बता सकते हैं अपने पेरेंट्स को, या पेरेंट्स जिसे जज कर सकते हैं कि उनके बच्चों की नजर कमजोर है। और उसके साथ साथ ही आप घर में अपने बच्चों की आईसाइट कैसे चेक कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे और एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। प्रोग्राम में कहते हैं खुश आमदेद। और जैसा कि ब्रेक से पहले मैं अनाउंस करके जा चुकी थी कि डॉक्टर जहांगीर हमारे साथ, ही इज आई सर्जन, जो कि शामिल गुफ्तगू होंगे, इन कॉन्वर्सेशन होंगे और हम बात करेंगे बच्चों की आई साइट के हवाले से कि पेरेंट्स घर में होम टेस्ट किस तरीके से कर सकते हैं। तो आज हम माओं को बताएंगे कि आपको बार बार बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जनाब एक्सपर्ट मौजूद है। हम एक पूरी आपको डेमोन्स्ट्रेशन देंगे हमारे इस सेगमेंट में, जिससे आप जान सकेंगे कि अगर आपको अपने बच्चे की घर पर ही आई साइट चेक करनी है तो कौन से टूल्स और कौन सी चीजों या कौन सा तरीका कार आपको इख्तियार करने की जरूरत है। और इसके साथ साथ आईसेट वीक होने की वजूहात या उसका जो क्योर है उस हवाले से भी हम डॉक्टर जहांगीर से गुफ्तगू करेंगे। सर वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूं। सर बच्चों में जो है आईसाइट वीक होने की सबसे मोस्ट कॉमन रीजन इज दैट जेनेटिक्स। जेनेटिक्स है, माँ बाप को अगर ग्लासेस लगे हुए हैं तो जाहिर है कि बच्चे में भी उसके आने का पूरा खदशा है। तो एक तो जेनेटिक्स है और दूसरा ये है कि बच्चे कई दफ़ा नियर वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे आजकल मोबाइल पे गेमें देखते हैं और उससे भी उनकी नज़र पे। तो नंबर 1 तो हो गया सर जेनेटिक्स, जीन्स में जो है ये चीज़ ट्रांसफर हो चुकी है। अगर माँ बाप में से या उनसे पहले आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो बच्चे जो है वो बाय बर्थ ही अपनी वीक आई साइट के साथ पैदा हो सकता है। तो इस हवाले से तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये चीज तो बच्चा ये तो जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाकी चीजें जो हमारे एनवायरनमेंट से है वो तो कंट्रोल्ड है। बाकी कौन कौन से मेजर फैक्टर्स और रीजंस हैं जिसकी वजह से बच्चों में अर्ली जो है वो उनकी नजर कमजोर हो जाती है? वही मैंने बताया कि आजकल जैसे बच्चे मोबाइल पे बहुत ज्यादा ड्रामे देखते हैं, वो बहुत ज्यादा काम करते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो नियर वर्क उनका बहुत ज्यादा हो जाता है। जब वो नजदीक मोबाइल को देखेगा तो वहीं पे नजर की दफा फिक्स हो
हो जाती है और वो माइनस की तरफ उनका नंबर चला जाता अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि अभी बच्चा जो है वो अपने कॉट में ही होता है या अभी चलना भी नहीं सीखता है, तो माएँ जो है वो ताकि बच्चा उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, या बच्चा अगर रो रहा है या तंग कर रहा है, तो हम बड़ा आसान सा एक टूल यूज करते हैं कि हम अपने फोन पे कार्टून्स लगाकर बच्चों को पकड़ा देते हैं। अभी बच्चे ने चलना भी नहीं सीखा होता, तो ये बहुत क्या अर्ली एज है बच्चे की आई साइट को डैमेज करने के लिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को अपने एनवायरनमेंट में हर जगह देखना चाहिए, ना कि वो सिर्फ एक जगह पे अपनी नजर फिक्स कर दे। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि कैसे पेरेंट्स को पता चलता है या चल सकता है कि उनके बच्चे की नज़र कमज़ोर है? ये छोटे बच्चों की बात हाँ जी, ये मैंने एक हॉस्पिटल में मैं जॉब करता था, तो एक मेरे जहन में एक आइडिया आया था। तो जो बच्चा पैदा होता था तो मैं सेम डे जाके उसको एक दफा अपने एक इंस्ट्रूमेंट से देखता था, उससे हमें पता चल जाता है कि बच्चे की नजर जो है वो किस तरफ जा रही है। डॉक्टर साहब, क्या ये प्रैक्टिस हर अस्पताल में हो रही है? नहीं, हम आसान काम तो हम करना ही नहीं चाहते ना। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम अगर रूटीन अपनी बना लें तो हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। ये तमाम डॉक्टर जाके देखें, आई स्पेशलिस्ट जाके उन बच्चों को डे 1 पे देखें कि उनकी आंख का पर्दा कैसा है और क्या उसमें कोई एने का नंबर या इस तरह की चीज। ठीक है, जैसे कि आपने बताया कि हम आसान काम नहीं कर, मुश्किल काम हम हमसे आसान काम हम करते नहीं है, मुश्किल हमसे होता है। कोई काम नहीं करना चाहते बेसिकली हम काम करना चाहते। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ज्यादा जो परसेंटेज है वो उन अस्पतालों की है जहां पर बच्चे की पैदाइश के बाद यूजुअली चेकअप नहीं किया जाता। तो फिर मुझे बताइए, फिर पेरेंट्स कितना अर्ली डिटेक्ट कर पाते हैं? पेरेंट्स का भी कसूर है। पेरेंट्स का ये कसूर है कि माँ बाप दोनों ने ऐनक लगाई होती है, बच्चे को वो डर के मारे चेक नहीं कराते कि इसका ये कहीं नंबर ना निकल आए। जैसे लोग शुगर चेक नहीं कराते, और ये जो गलती है मेरी शुगर का ना पता ये जो डर है इनका, ये इनको भारी पड़ सकता है बाद में? भारी पड़ता है। कैसे? ऐसे पड़ता है कि बच्चा बगैर ऐनक के, बगैर नजर चेक करे स्कूल में जाता है तो उसे ब्लैक बोर्ड पे नजर नहीं आता, बोर्ड पे नजर नहीं आता। यानी कि स्कूल गोइंग एज तक बच्चे की नजर। जी, ये देखें कि इन स्कूलों में देखें 70,000 किसी की फीस है, किसी की 25,000 फीस है, लेकिन बच्चे की नजर को चेक करा के आपने नहीं भेजा। बच्चा स्कूल में देखता नहीं है, टीचर जो है उसको लेबल कर देती है कि ये नालायक है। जब एक दफा वो लेबल उसमें लग जाता है तो फिर वो बच्चा अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है। डॉक्टर साहब, हम एक तो सबसे बड़े गलती पेरेंट्स ये कर देते हैं कि वो चेक नहीं करवा रहे हैं स्कूल गोइंग तक बच्चे की नजर। इसका मतलब है कि और वीक होती जा रही है। जी। अच्छा ठीक है, तो नजर कमजोर होने के साथ जब बच्चा स्कूल गोइंग हो गया है, कौन कौन से ऐसे मतलब सिम्टम्स या बच्चे की आदत या उसके नेचर में चिड़चिड़ापन महसूस होगा? क्योंकि बच्चा ऑब्वियसली बता नहीं पाएगा कि सर में दर्द है या क्या चीजें हैं। एक तो बच्चा जो है ना वो टीवी को बहुत नजदीक जाके देखेगा। अच्छा, ये पहला काम। ठीक, क्योंकि उसे वो बच्चे का कसूर नहीं है, उसकी आदत नहीं है। उसे टीवी उस फासले से क्लियर नजर आता है, वो उस फासले पे जाकर खड़ा होता है। ठीक है जी। दूसरा, वो जब भी चीजों को देखेगा वो स्क्वीज करेगा, आंखों को ऐसे स्क्वेड के देखेगा। स्क्वेड के देखने से ये कुदरती तौर पे स्क्वेड के जब हम आंख को देखते हैं तो चीजें क्लियर हो जाती हैं। ये सेकंड है सिम्पटम। सेकंड है। तीसरा ये है कि अगर उसका माइनस का नंबर है, जो कि 85 to 90% लोगों में माइनस का नंबर होता है, तो बच्चा बुक को बहुत नजदीक रख के किताब को करीब करेगा, वो दूर रख के पढ़ नहीं सकता। ठीक जी, ये मेजर सिम्टम्स हैं। तो पेरेंट्स को बस ऑब्जर्व करने की जरूरत है। मेरे ख्याल से इसमें कोई साइंस बड़ी नहीं है कि जो पेरेंट्स ऑब्जर्व ना कर सके। बड़ी आसान सी बातें बताई डॉक्टर साहब ने कि एक तो बच्चा टीवी के करीब जाकर देखेगा, दूसरा वो टीवी देखते वक्त या किताब देखते वक्त अपनी आंखों को स्क्वीज करके देखेगा, और तीसरी बात आपने बताई कि वो बहुत नजदीक रखेगा, किताब है या आईपैड है या फोन है उसका। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम जरा हमारी जो ऑडियंस है उनको हम जरा बता देते हैं कि घर में बच्चों की जो आई साइट है। जी, मैंने उसके लिए एक चार्ट था हमारा, उसको मैंने इजी कर दिया है। ठीक है सर। तो इससे हम ये चेक कर सकते हैं कि बच्चे की नजर कमजोर तो नहीं। ठीक है। बच्चे ने जो ऐनक लगाई हुई है, क्या उसका नंबर ठीक है? ठीक है। क्या बच्चे को सिर्फ ऐनक की जरूरत है या आंख में कोई डिजीज है? ठीक है। तो ये मैंने चार्ट, ये हम हमारी ऑडियंस को दिखा सकते हैं? मैं दिखा दे। इसे अगर आप पिन अप करें, 1 by 1 इसको हम पिक कर लेते हैं। नहीं, एक चार्ट को आप लगा देना इधर। ठीक है, एक चार्ट को हम लगा देते हैं यहाँ बस सेंटर में एक पेन लगा दें। ठीक है, ऊपर। चलें जी। अच्छा, ये चार्ट जो है ना, इसका मैंने ये नीचे हदायत दी हुई हैं जी। तो हदायत में ये है कि इस चार्ट को 20 फुट या 6 मीटर के फासले से पढ़ना है। हाँ। एक आंख को कवर करना है। ठीक है। फर्स्ट लेफ्ट को कवर करें। ठीक है।
सीधी आंख से पढ़ें। ठीक है, सबसे पहले ये करना है कि हमने ये चार्ट हम गूगल से निकाल सकते हैं सर? नहीं, गूगल से निकाल सकते हैं। हाँ, नहीं चलिए, आप हमारे प्रोग्राम की मदद से आप जो है ये चार्ट आपको मैं दे सकता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, 20 फुट का फासला मेंटेन रखना है। हाँ, यहाँ से 20 फुट के फासले पे बच्चा खड़ा हो या बड़ा खड़ा हो। ओके, और ये वेल लाइटेड जगह पे हो, अच्छी रोशनी अच्छी पड़ेगी उस जगह पे। ये बड़ों के लिए भी चार्ट सेम है और सबके लिए सेम चार्ट है। ठीक है, उस फासले से एक आंख को बंद करके देखना शुरू करे, ऊपर से पढ़ना शुरू करे। यहाँ से सबसे पहला जो अल्फाबेट है, अगर वो पहला पढ़ गया और बाकी उसे नजर नहीं आए तो इसका मतलब है उसकी 15% नजर वीक है। नहीं, उसकी नजर की पावर 15% है। 85% उसकी नजर नहीं है। ओके, अगर वो लास्ट लाइन को पढ़ता है तो ही इज 100%। वेरी नाइस। ठीक है जी, इन बिटवीन फिर वो देख लेता है। ठीक है, इससे ये है कि ये अवेयरनेस एक आ जाएगी कि किसी भी शख्स की कितने % नजर है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैंने ये एक गत्ते का ना एक बनाया है पिन होल यहाँ पे। इसमें इस गद्दे में ये देखें कि 5 सुराख किए हुए हैं। ठीक है, पिन से सुराख कर लें इस तरीके से। ये जरा दिखाइएगा। हाँ जी, ये 5 सुराख कर जिनका डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे हैं। जी। ठीक है, 5 सुराख कर लें और ये जो है फर्ज करें किसी ने टी पढ़ा है। ठीक है, अब इन सुराखों में से देखिए, और अगर वो 15 की बजाय 55% लाइन पढ़ लेता है या ये 70% लाइन पढ़ता है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि उसको ग्लासेस से नजर उसकी बेहतर हो सकती है, उसे ग्लासेस की जरूरत है। सही। ठीक है, ये एक साइंटिफिक रूल है कि अगर आप पिन होल में से देखते हैं इसको तो आप, और एन का आपका नंबर है अगर, ठीक है, तो और ये भी 20 फुट के फासले, ये भी 20 फुट के फासले से। ठीक है जी। अगर आप नहीं पढ़ सकते, आपने सिर्फ टी पढ़ा है पहले और पिन होल से देखा है तब भी टी पढ़ा है, इसका मतलब है कि आप पहले चीट नहीं करना, चीट नहीं करना। चीट करेंगे तो अपने आप को चीट करेंगे। ठीक है, अच्छा, और अगर हम अगर आप नहीं पढ़ सकते सर, अगर हम इन पॉइंट्स को पढ़ते हुए स्टार्टिंग के अगर चंद अल्फाबेट्स पढ़ पा रहे हैं और आगे के नहीं पढ़ पा रहे, इसका भी नहीं, स्टार्टिंग के फर्ज करें, ये आपने 55% पढ़ा है आपने विदाउट दिस हेल्प। ठीक है, फिर इसकी हेल्प से अगर आपने 85% या 100% पढ़ लिया तो इसका मतलब है आपको एन की जरूरत है। अगर आपने सिर्फ उतना ही पढ़ा है और मजीद आपका इजाफा नहीं हुआ उस होल में से देखने से, तो इसका मतलब है कि आंख में कोई डिजीज है जिसके लिए आपको डॉक्टर को फौरी तौर पे दिखाना है। दुरुस्त। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों की आंख में भी मतलब सर में दर्द होना ये नॉर्मल है? आंखों में रेडनेस वगैरह या किसी तरह नॉर्मल नहीं है, वो नहीं होगा। ठीक है, सर में, और बच्चा बता नहीं सकता यूजुअली कि उसको सर में दर्द हो रही है या इरिटेशन हो रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, मजीद इसके अलावा आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? हमारे सेगमेंट को क्लोज करने से पहले आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये चाहूंगा कि कोरोना से पहले मैंने अपने तौर पे तमाम लाहौर कैंट के इर्द गिर्द के तमाम स्कूलों में बच्चों को चेक किया था। मेरे साथ एक टीम थी। तो उस टीम की वजह से हमने 2000 बच्चों को चेक किया, जिनमें से 20% की नजर कम थी। फिर हमने उन्हें वहीं पे नंबर दिया और जिनको वहां पे नंबर नहीं दे सके उन्हें मैंने अपने क्लिनिक पे बुला के वहां पे नंबर दिया। ठीक है जी। फिर कोरोना की वजह से स्कूल बंद होना शुरू हो गए और ये था। अगर कोई मुझे सपोर्ट करे इसमें तो मैं लाहौर के अलावा पंजाब के बाकी इलाकों में भी इन सारे गैजेट्स की मदद से मैं बच्चों की आई हेल्थ जो है हम वो देख सकते हैं और बच्चों को इवन गवर्नमेंट को भी जो है हेल्थ डिपार्टमेंट में और इस तरह में जो है वो सपोर्ट करने की जरूरत है। जो लोग आगे बढ़कर काम करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं मेरे साथ आए, काम करते हैं। अच्छा, लास्ट में आपसे पूछना चाहती थी कि कितना जरूरी है कि इस तरह का एक चार्ट जो है वो अगर स्कूल हेल्थ सर्विस के बारे में भी अगर हम लोग बात कर सके तो ये तो बहुत ही जबरदस्त बात हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि ये चार्ट जो है, जो मेरा ये डिजाइन किया हुआ चार्ट है विद हदायत के साथ, ये स्कूलों में और मस्जिदों में हर जगह ये लगा हो, ऑफिस में लगा हो, लोग अपनी एनक का नंबर, अपनी नजर को बासानी चेक कर सकें। डॉक्टर जहांगीर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकालना और हमारी ऑडियंस को आपने बताया कि वो घर पे किस तरह से अपने बच्चों की नजर चेक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो आपने सजेशन दी कि मदरसों में, मसाजिद में या जो स्कूल में है वो इस तरह के चार्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूजली पेरेंट्स को या टीचर्स को एक लंबे अरसे तक ये मालूम ही नहीं होता कि उनके बच्चों की या स्टूडेंट्स की नज़र कमज़ोर है, जिसकी वजह से नज़र मज़ीद कमज़ोर होती जाती है। तो अपने बच्चों की हैबिट
चार्ट्स पर भी आपने जनाब नजर जरूर रखनी है, उनको आपने ऑब्जर्व करना है कि किसी तरह की आपको तब्दीली भी दिखाई दे रही है। इसके साथ ही बढ़ेंगे जनाब ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद जो सेगमेंट शामिल करेंगे वो भी आपके बच्चों की मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, तो साथ रहिएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और गवर्नमेंट की जानिब से, हुकूमत की जानिब से एक जो है वो तालीमी निज़ाम में, पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में एक नया इनिशिएटिव, एक नया कदम उठाने के लिए जो है वो इम्प्लीमेंटेशन का आगाज़ अब हो चुका है। और वो खबर क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पंजाब में अब खासकर जो पहली जमात से लेकर जो 5वीं जमात के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यकसा तालीमी निज़ाम जो है वो नाफिज किया जाएगा। और जो है ये 2 अगस्त जो है वो ये डेट थी, अब इसके बाद इस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी। लेकिन क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि इंप्लीमेंटेशन किस तरह से होगी, क्योंकि जो किताबें हैं, जो बुक्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। साथ ही साथ कुछ स्कूल्स ने भी इसके ऊपर एतराज उठाया है। इन सारे मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वजीर तालीम पंजाब मियां इमरान मसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू न्यू पाकिस्तान। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो फैसला किया गया है इसको आप कैसे देखते हैं? थैंक यू सो मच। फैसला तो ठोसा ही जाता है हमेशा, और ये एक बहुत बड़ा एक कदम उठाया कि यकसा तालीमी निज़ाम और तमाम पब्लिक प्राइवेट स्कूलों में, वो भी उर्दू मीडियम में करेंगे। तो इंग्लिश से उर्दू पे आना जो है ये बड़ी सख्त प्रॉब्लम है बच्चों को। आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर, वेरी क्लियर। और अब देखें, ये एक नया कदम था और इसको बड़ी उजलत में किया गया। इस पे बड़ी अप्रीहेंशंस थी, लोगों को बड़ा खतरा था कि ओ लेवल खत्म हो जाएगा, IPM खत्म हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर खत्म हो जाएगा, और 6 के 6 सब्जेक्ट पहली से 5वीं वो उर्दू में होंगे। उस पर बड़ी बहस की गई। प्रॉब्लम ये था कि कंसल्टेशन नहीं थी और प्राइवेट सेक्टर जो था परेशान था। फिर बार बार टीवी पे आके आप लोगों की मेहरबानी से ये चीज़ वज़रा तक पहुंचाई गई कि आप कम से कम कुछ तो उसको बेहतर करें। तो फिर जनरल साइंस और जो मैथ है वो अंग्रेजी में किया गया। अब इशू ये है कि किताबें जो हैं वो बर वक्त नहीं आ रही। NOC का जो मामला है वो बड़ा लंबा है और टेक्स्ट बुक बोर्ड से चारों सूबों से NOC हासिल करना बड़ी मुश्किल है। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि पहली से 5वीं का जो यकसा निसाब है वो तो लोगों ने उसको मेंटली एक्सेप्ट कर लिया है, उसको शामिल हो गए हैं और अपने भी सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं प्राइवेट सेक्टर वाले। लेकिन 6वीं 7वीं 8वीं की किताब अवेलेबल नहीं है। स्कूल्स खुल के हैं लेकिन वो किताब मार्केट में है ही नहीं है। और वो किताब तब आएगी जब टेक्स्ट बुक बोर्ड उसको NOC इशू करेगा। तो इस वक्त स्कूल्स जो हैं वो किताबों के बगैर बैठे हुए हैं, क्योंकि कानून ये है कि जो भी किताब प्राइवेट सेक्टर ने लगानी है उसका NOC लेना ज़रूरी है। तो हमने बारहा जाके ये रिक्वेस्ट की है सबसे कि आप खुदारा ये जो प्रोसेस है NOC का, इसको आप बेहतर कर दें, इजी कर दें। अगर मार्केट में या पाकिस्तान में अगर आटा गायब हो जाता है, चीनी गायब हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, तो ये जिम्मेदारी हुकूमत की होती है कि चीनी प्रोवाइड करना, आटा प्रोवाइड करना। तो लिहाजा किताब अगर डिलेड है, किताब अगर लेट है, किताब अगर प्राइवेट सेक्टर में नहीं आ रही, तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस वक्त ब्लेम गेम में भी हम जाना चाहते कि टेक्स्ट बुक बोर्ड का ब्लेम दे दें या पब्लिक प्राइवेट जो पब्लिशर है उसको हम ब्लेम दें। नो, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि बच्चे की जो फ्यूचर है, बच्चा आगे कोविड में जो है वो परेशान रहा है, 2 साल कोई पढ़ाई नहीं हुई, यहाँ पे ऑनलाइन है। उसके ऊपर ये हुआ है कि हमारे पंजाब में, पाकिस्तान में ऐसे भी स्कूल्स हैं जो कानून से बालातर हैं, जो इस जो सिंगल नेशनल करिकुलम उस पर लागू ही नहीं होता। मिसाल है HSN कॉलेज, मैं खुद HSN का पढ़ा हूँ, लेकिन ये स्कूल जो है बालातर हैं, इन पे ये कानून लागू ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? आप एग्जाम्पशन क्यों दे रहे हैं? वहाँ पे सादिक पब्लिक स्कूल भावलपुर है, फिर लॉरेंस कॉलेज है, फिर लाहौर अमेरिकन स्कूल है। सर जी, तो 3-4 बड़े स्कूल्स के नाम सामने आ रहे हैं इस हवाले से। जी, तो देखिए ना, हम ये कहते हैं कि आपने तो ये उर्दू निज़ाम इसलिए किया था कि वो खला जो है वो खत्म हो जाए, हैव्स और हैव नॉट्स का खला खत्म हो जाए, लेकिन आप तो खुद इसको क्रिएट कर रहे हैं। आपने इनको एग्जाम्पशंस दे डाली है। तो हमारा सवाल ये है कि ये एग्जाम्पशन क्यों दी जा रही है? आया उनको सुरखाब के पर लगे हुए हैं बाकी स्कूल वालों को? आया वो कानून से बालातर हैं
क्या वो पाकिस्तान के इस निज़ाम, आइन और कानून कायदे के अंदर वो नहीं आते हैं? करेक्ट। तो लिहाजा आप चाहिए, हुकूमत को चाहिए कांस्टेंट पॉलिसी बनाए, एक ऐसा इक्वालिटी दे दे हमें ताकि उसमें परेशानी ना हो। ये स्कूल आके बड़ी परेशानी से गुजरे हैं जी, तो इसका जवाब हमें चाहिए। ये एचएसएन कॉलेज जो बड़े बड़े इदारे हैं, ये क्यों कानून से बालातर हैं? उनकी बड़ा तालीमी निजाम है। सर, इस पे तो चाहिए ना कि स्टेट जो गवर्नमेंट है वो एक्शन ले, क्योंकि अगर पॉलिसी एक है, निजाम तालीम एक हो रहा है, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन क्यों? फिर तो सबको एक पेज पर होना चाहिए। डेफिनेटली हम भी ये कहते हैं, हम कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर क्वालिटी एजुकेशन देता है, पब्लिक सेक्टर भी देता है, हम उसके खिलाफ नहीं है। हम तो कहते हैं ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है हुकूमत की कि आप ये कंफ्यूजन को दूर कीजिए। बच्चे परेशान हैं, स्कूल वाले परेशान हैं, सारे एसओपीज इंप्लीमेंट हो रहे हैं। हमने 2 साल इस एसओपी को इंप्लीमेंट करवाया हमने। अब हम ये चाह रहे हैं कि एक अच्छा एक बैलेंस क्रिएट हो जाए, कंफ्यूजन दूर हो जाए। प्राइवेट सेक्टर की जो किताबें लगनी है, चाहे वो केपीके ने देनी है, पंजाब ने देनी है, एनओसीज देने हैं, सिंध ने देने, जिसने भी देने, जल्दी दे दो ना। एकेडमिक सेशन शुरू हो गया है, तो किताबें मार्केट में है नहीं। सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और इस इंपॉर्टेंट मुद्दे पर सर आपने रोशनी डाली और जो पैगाम भी दिया वो भी काफी क्लियर और बोल्ड था। थैंक यू सो मच जनाब। इसके साथ ही हम ब्रेक के जाने बढ़े हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बच्चों की यूट्यूब, गेमिंग, कार्टून्स देखने की जो हैबिट है, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए कितनी नुकसानदेह, इस पर बात करेंगे। हेडलाइन ब्रेक से वापस आकर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन इन न्यू पाकिस्तान। जनाब, आपको खुशामदीद कहते हैं और ये जो सेगमेंट है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, आपके बच्चों की से रिलेटेड है। अक्सर बच्चे आपने देखा होगा कि शिकायत करते पेरेंट्स को दिखाई देते हैं कि उनको उनके जो स्कूल का जो सबक है या जो उनका पढ़ाई है ना, तो उसमें दिल लगता है ना, उनको अपनी पढ़ाई का लेसन या सबक उनको याद होता है। और माँ बाप भी बजाय बच्चे की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के कभी या तो उन पर डांट डपट कर रहे होते हैं या तो कभी उन पर सख्ती कर रहे होते हैं, या फिर एक बड़ा कॉमन रवैया है और वो बड़ा ही अफसोसनाक तो नहीं मैं कहूंगी, लेकिन बजाय कि उनकी सिचुएशन को, उनकी हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को समझे, माँ बाप अक्सर तावीज़ धागे भी कर रहे होते हैं। तो जनाब, कितना ज़रूरी है कि हम बच्चे की सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकें कि क्या बच्चे को आया पढ़ने का प्रॉपर माहौल नहीं मिल पा रहा, वो पढ़ाई से क्यों भाग रहा है, उकताहट का शिकार क्यों हो रहा है, या फिर उसको अपनी पढ़ाई का सबक याद क्यों नहीं हो रहा। इन सारी बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ जनाब मौजूद हैं एक्सपर्ट माइंड साइंसेस प्रोफेसर डॉक्टर मोइज साहब। सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत अच्छे। सर, क्या बेसिक वजूहात हैं कि बच्चे जो हैं पढ़ाई से भागते हैं या उकताहट का शिकार हो जाते हैं, या वो शिकायत करते हैं कि उनको सबक याद नहीं हो पा रहा? देखिए जी, इसमें बहुत सारे अवामिल हैं और इसको हमें मद्देनज़र रखना होगा। जब ज़िंदगी में तरक्की होती है तो हर तरक्की की कीमत होती है। पहले आपके बच्चे गलियों में खेलते थे, क्रिकेट फुटबॉल खेलते थे, जिस्मानी वर्जिश होती थी, पसीना निकलता था, ज़िंदगी के अंदर मालूमात महदूद थी। आपके घर में एक टीवी होता था, बच्चा कार्टून देखता था या कोई बच्चों का प्रोग्राम देखता था, उसके बाद वो अपनी पढ़ाई में लगता था, माँ बाप बच्चे से बड़े क्लोजली कनेक्टेड होते थे। आज ये सारी चीज़ें चेंज हो गई है। आज ये बच्चा जब टैबलेट लेके और मोबाइल लेकर घंटों उस पर गेम खेलता है या सोशल मीडिया को देखता रहता है, तो उसकी आंखों पर जो स्ट्रेन पड़ता है, उसी तरह उसका ब्रेन थकता है। तो बच्चे के अंदर अब पढ़ाई की तरफ रुग़बत और पढ़ाई के साथ उसको याद रखना और उसको रिकलेक्ट करने की जो सलाहियत है वो महदूद होती जा रही है। एक इसकी सबसे बड़ी वजह है कंसंट्रेशन स्पैन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आमतौर पर माँ बाप इस चीज़ को नहीं समझते। एक एवरेज बच्चे का कंसंट्रेशन स्पैन जो है वो 15 से 25 मिनट तक होता है। अब बच्चा किताब लेके बैठा है, आप चाह रहे हो 4 घंटे वो पढ़े, 20, 25, 30 मिनट के बाद उसका स्पैन ऑफ कंसंट्रेशन इतना कम हो जाता है कि किताब तो उसके सामने है, आंखें खुली है, पढ़ रहा है, मगर वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा और जब वक्त आएगा तो वक्त पे वो रिकलेक्ट नहीं कर सकेगा। वो जो याद करने की कोशिश कर रहा है उसको याद नहीं आएगा, क्योंकि वो एब्जॉर्ब, जज्ब नहीं हो रही वो मालूमात उसमें। तो पहली चीज़ तो ये कि चूँकि हालात ऐसे चेंज हो गए, ज़िंदगी बड़ी तेज़ हो गई है, मालूमात का ज़ख़ीरा एक आपके पास है जिसमें अक्सर फजूल है,
तो आपने बच्चों की नशोनुमा के लिए, जहनी जिस्मानी के लिए कुछ तब्दीलियां करनी होगी। पहली चीज़ ये कि अगर ठीक है लॉकडाउन है, बच्चे बाहर नहीं जा सकते, घर के आंगन में या घर ही के अंदर उनको कहें खेले, कम से कम टाइम जो है वो अपने टैबलेट को या अपने मोबाइल फ़ोन को दे। ठीक है, वो भी ज़रूरत है ज़िंदगी की, थोड़ी देर गेम्स खेले, लेकिन फिज़िकल एक्सरसाइज या फिज़िकल वर्जिश करना बड़ा ज़रूरी है किसी किस्म के स्पोर्ट्स में। सेकेंडली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि बच्चा जब पढ़ने बैठता है, ख़ासकर सबक याद करने बैठता है, तो 20-25 मिनट के बाद उसको ब्रेक दें। अच्छा, ब्रेक ऐसे होगी, बच्चा खड़ा हो जाए, घर में थोड़ी देर 5 मिनट चहलकदमी करे, पानी का गिलास पिए या शरबत जो भी पीना है पिए, उसके बाद खिड़की से दूर किसी चीज़ को देखे, यानी खिड़की खोल के दूर दरख्त हो या कोई घर हो उसको देखे, फिर वापस बैठ जाए पढ़ने के लिए। इस तरह बच्चे के कंसंट्रेशन स्पैन के अंदर ही वो पढ़ेगा, तो उसके बाद उसको रिकलेक्ट या बवक्त ज़रूरत जब उसको याद आना है कोई चीज़ तो वो याद आ जाएगी। एक तो ये करे। दूसरी बड़ी अहम चीज़ ये है कि माँ बाप इस वक्त बच्चों को चाहते हैं हर बच्चा मेरा फर्स्ट आए। देखिए, पहले तालीम में कंपटीशन नहीं था, अब तालीम में कंपटीशन हो गया है। तुम्हारे मामे का बेटा इतने अच्छा मार्क्स ला रहा है, पड़ोसी का बच्चा इतने अच्छे मार्क्स ला रहा है, तुम क्यों नहीं ला रहे। हर बच्चा इनफरादी तौर पर एक अलग शख्सियत का मालिक होता है। बहुत सारे बच्चों में स्लो लर्निंग होती है। अच्छा, स्लो लर्निंग बीमारी नहीं होती अनटिल अनलेस एक्चुअली वो कोई डिसऑर्डर हो। आमतौर पर स्लो लर्नर इसलिए होता है कि उसका रुझान किसी तरफ और होता है। माशरे के अंदर हमें हर किस्म के लोगों की ज़रूरत है। हमें डॉक्टर्स भी चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, आर्किटेक्ट चाहिए, हमें प्लम्बर भी चाहिए, इलेक्ट्रिशियन भी चाहिए, आर्टिस्ट भी चाहिए, म्यूजिशियन भी चाहिए। तो अगर आपका बच्चा फर्स्ट ही आएगा तो दूसरे काम कौन करेगा। तो ये जहन में रखें कि बच्चे से एक्सपेक्ट ना करें, अनड्यूली जो प्रेशर होता है कि बस तुमने बेहतरीन मार्क्स लाने, नहीं, तुम्हें पढ़ाई कर कर अपनी ज़ात को तब्दील करना है, एक अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छा शहरी बनना है। ये कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट ये तुमने मार्क्स अच्छे लाने। अच्छा, मार्क्स अच्छे होंगे तो अच्छी यूनिवर्सिटी में मिलेगा दाखिला। ये आप लोग जानते हैं, आप लोग मीडिया से ताल्लुक है कि दुनिया में कामयाब तरीन इंसान जो अगर आप उनका रिकॉर्ड निकाले देखें तो उनमें सक्सेस जो थे वो पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे। अच्छा सर, मैं आपकी बात को यहाँ पे जो है वो कंटिन्यू करना चाहूंगी कि हमारा यहाँ पर पढ़ने का जो मकसद है वो बेसिकली शौर हासिल करना नहीं होता, वो अच्छी और अच्छे पैसों वाली नौकरी हासिल करना होता है। वैसे हम वेस्ट के कल्चर को काफी फॉलो करते हैं, लेकिन हम जो उनका निज़ाम तालीम है हम उसको फॉलो नहीं करते कि वहां पर वो पोजिशन पर फोकस नहीं करते बल्कि क्रिएटिव माइंड पर फोकस करते हैं। हमें जो है हमारे तालीमी निज़ाम में ऐसे कौन से चेंजेस लाने की जरूरत है कि हमारे बच्चे भी शौक से स्कूल जाएं और उकताहट का शिकार ना हो और क्रिएटिव माइंड उनका हो। देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला है रटना, यानी चीज़ों को बस याद कर लेना और उसके बाद तोते की तरह रटना। इम्तिहान में जो कुछ आपने याद किया है वो आपने लिख देना है या बता देना है। सबसे पहला काम आप ये करें कि हर मंथ आपके बच्चे का एक टेस्ट होना चाहिए। अच्छा, लफ्ज़ टेस्ट भी गलत है, एग्ज़ाम भी गलत है। हर लफ्ज़ की एक कॉनोटेशन बनती है ब्रेन में। अगर उसकी जगह चैलेंज करे कि बेटा हर महीने एक चैलेंज है तुम्हारे लिए, जिस तरह तुम कोई स्पोर्ट्स खेलते हो उसमें तुम्हारे लिए चैलेंज है, तो मैं लफ्ज़ टेस्ट इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि लोग आशना है इस लफ्ज़ से। तो हर महीने आप सालाना इम्तिहान ख़त्म कर दे, हर महीने बच्चे की कारकर्दगी का एक इवेल्युएशन हो जाए। अगर हर महीने होने लगेगा तो बच्चे के सर पे एक तो बोझ नहीं होगा, दूसरा बच्चे को क्रिएटिव चीज़ें भी होनी चाहिए। मैं मिसाल दूं, फॉर एग्जांपल, अच्छा टीचर जो होता है ना वो खाली नॉलेज पास ऑन नहीं करता, वो बच्चे के अंदर उस नॉलेज का इंटरेस्ट पैदा करता है। Correct. हमारे असातिज़ा बाज़ तो बहुत अच्छे हैं, बाज़ ऐसे हैं जो बड़े मजबूरी में काम कर रहे हैं, उनको सिर्फ अपनी तनख्वाह से मतलब है। तो जब तक तालीमी निज़ाम में वो टेक्निक्स नहीं होगी जिससे बच्चे के अंदर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा हो, आपका बच्चा वो शऊर की बुलंदियों तक नहीं पहुंच सकता जो आपके तालीमी निज़ाम चाहता है, क्योंकि आपका निज़ाम फरसूदा है, बिल्कुल बेकार है। हमारे यहाँ इस वक्त कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ तालीम डिग्री के लिए हासिल की जाती है, एक बाशऊर इंसान बनने के लिए नहीं, एक स्किल्स को डेवलप करने के लिए नहीं कर रही। इसीलिए आप देखें कई MBAs ऐसे हैं जिनके पास डिग्री है, GPA भी बड़ी अच्छी है, मगर खड़े होकर बात नहीं कर सकते, इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आपका निज़ाम ऐसा होना चाहिए, आपकी क्लासरूम ऐसी होनी चाहिए जहां बच्चा खुद टीचर से सवाल करे और बच्चे के अंदर क्यूरोसिटी डेवलप हो
वो सारा का सारा सिस्टम आपको स्कूल के अंदर डेवलप करने पड़ेगा। और एक और चीज जो बड़ी है, मैं चाहता हूं आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से तमाम स्कूल के मालिकान और तमाम वालिदैन तक ये बात पहुंचे, हर स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट हो। देखिए बच्चा घर में परेशान होता है, माँ बाप का झगड़ा है, अच्छा स्कूल में बुली होता है, या उसके अंदर विल पावर कम है, या उसमें कॉन्फिडेंस कम है, तो वो बच्चा क्या करे? अगर उसके पास कोई हो कि वहां पे हेल्प हो सके किसी साइकोलॉजिस्ट की स्कूल में, तो वो बच्चे की जो शख्सियत है उस पे वो जो मुज़र असरात हैं घर के या माशरे के, वो कम से कम होंगे या बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये भी जानना है कि अगर जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में दिल नहीं लगा पा रहे, तो क्या इसका वन ऑफ द मेन रीज़न ये है कि हमारे इन्वायरमेंट में इतनी सारी चीज़ें हैं टू अडॉप्ट, टू लर्न? क्योंकि जैसे कि आपने बात की कि पहले हमारे बचपन में सिर्फ प्ले ग्राउंड्स में जाकर कुछ एक्टिविटीज़ कर पाना कुछ देर के लिए ही सबसे बड़ा काम हुआ करता था, क्योंकि टीवी भी बहुत लिमिटेड था, गैजेट्स भी ना होने के बराबर थे। जबकि आज के बच्चों के पास बहुत कुछ है, उनके इन्वायरमेंट में भी और सहूलियात के मुकाबले में भी। तो क्या ये एक रीजन है कि वो अपनी सारी एनर्जीज अपने गैजेट्स पर और अपने एनवायरनमेंट पर ट्रांसफर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो पढ़ाई में उतना दिल या उतनी कंसंट्रेशन नहीं लगा पाते? उसके लिए क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये बात मैंने स्टार्ट में की थी। हर इंसान के पास लिमिटेड टाइम स्पैन है जिसमें वो बेदार हालत में रहता है। अब उसमें कितना वक्त आप पढ़ाई के लिए देते हो, कितना वक्त गेम्स में खर्च करते हो, कितना वक्त टीवी देखते हो, तो अगर आप डिवाइड करें तो पता चला कि पढ़ाई के लिए आपके पास कम से कम वक्त है, आपके पास फजूलियात के लिए बहुत सारा वक्त है। तो अब क्या करना चाहिए? माँ बाप सबसे शुरू होता है, माँ बाप के पास है। माँ बाप ने एक टाइम टेबल घर में बनाना होगा। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, मेरे घर में मेरा बेटा, छोटा बेटा, जी जी हेलो जी जी डॉक्टर मोइस साहब कंटिन्यू करें। जी मैं कह रहा था, मेरा एक छोटा बेटा जो है वो सब्जी नहीं खाता था। हर रोज खाने पे वो मेरी वालदा के साथ और मेरी वाइफ के साथ झगड़ा करे। एक दिन मैंने कहा एक काम करो बेटा, हम एक पूरे हफ्ते का बनाते मेन्यू, आप डिसाइड करो। अच्छा, जब उसके हाथ में डिसीजन दे दिया, उसने मेन्यू बनाया, वो आराम से खाने लगा। तो बाज दफा आपको घर के अंदर माँ बाप को ये देखना होगा कि आपके बच्चा जो है वो अगर नहीं पढ़ रहा या उसका रुझान पढ़ने की तरफ नहीं, तो उसकी वजह क्या है। इसके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है वालिदैन को। अगर अम्मा ड्रामे देखती रहे और अब्बू पॉलिटिकल प्रोग्राम देखते रहे तो कहां से बच्चे को टाइम देंगे। तो एक बहुत बड़ा फुकदान इस वक्त वालिदैन का ये है कि बच्चे तो आपने पैदा कर लिए, अच्छी स्कूल में भी भेज रहे हैं, पैसे भी खर्च कर रहे हैं, उस पर एहसान कर रहे हैं बहुत बड़ा, मगर जो टाइम आपने देना है जिसमें आपने अपने बच्चे की नफ्सियात समझनी है। और याद रहे, अगर आपका बच्चा मैथ्स में वीक है तो किसी और सब्जेक्ट में बहुत अच्छा होगा, उसका रुझान उसकी तरफ डालें। कोई ज्योग्राफी में अच्छा है, कोई हिस्ट्री में अच्छा है, जरूरी नहीं कि हर बच्चा मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाए या हर बच्चा इंग्लिश में या उर्दू में अच्छा मार्क्स लाए। तो एक तो वालिदैन से गुजारिश है कि आप अपने bच्चे का एक टेस्ट करवा लें, ये फ्री ऑफ चार्ज है। गूगल पे जाएं और लिखें मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट गूगल पे डालें, उस बच्चे को सामने रखें स्क्रीन के, वो सवाल के जवाब दे, उसके बाद वो रिजल्ट से आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे में कौन सी इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा है। अगर उस इंटेलिजेंस के हवाले से वो सब्जेक्ट फॉलो करेगा, वो रास्ता फॉलो करेगा, वो ना सिर्फ कामयाब होगा अपने प्रोफेशन में, बल्कि जिंदगी के अंदर उसे सुकून और आराम मिलेगा, क्योंकि उसकी शख्सियत के मुताबिक उसने वो रास्ता चुना है। अक्सर लोग ऐसे हैं कि जो जॉब्स कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, मगर वो खुश नहीं है उससे। तो ये इंपॉर्टेंट है माँ बाप को कि इन छोटी छोटी चीजों को जो मैं टिप्स दे रहा हूँ कि पढ़ाई किस तरह करनी है, बच्चों को टाइम कैसे देना है, डिस्कवर कैसे करना है कि बच्चे के अंदर क्या सलाहियत है क्या नहीं है। वालिदैन बराए करम अपनी औलाद के लिए इतना करें कि टाइम दे दें और उसे समझने की कोशिश करें। सर क्विकली मैं आपसे एक सवाल करूंगी, मुझे वाइंड अप करना है, ये वाला सेगमेंट आगे बढ़ना है। एक हाउ टू डील विद जिद्दी बच्चा, पेरेंट्स का एक ये बड़ा सवाल रहता है कि बच्चा चिड़चिड़ा है या जिद करता है, कोई भी बुरी आदत मिसाल के तौर पर गैजेट्स की है या डिसिप्लिन ना होने की है, तो पेरेंट्स कैसे डील कर सकते हैं एक जिद्दी बच्चे के साथ? एक चीज याद रखिए, ऑल बिहेवियर्स आर लर्न बिहेवियर। कोई बच्चा माँ के पेट से सीख कर नहीं आता। अगर आपका बच्चा जिद्दी है तो इसकी वजह ये कि जब उसने पहली मर्तबा जिद की थी तो आपने उसकी बात मानी थी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वालदा की तरफ से होता है, अच्छा खाना नहीं खा रहा, नहीं भूखा मर जाएगा, ये अच्छा मान लो उसकी बात,
पहली दफ़ा मानी, दूसरी दफ़ा माननी पड़ेगी, तीसरी दफ़ा माननी पड़ेगी। अगर बच्चा जिद करता है, उसकी जिद को रोकने के लिए तरीका ये है कि उसकी बात ना मानी जाए, चाहे जितना वो कुछ करे, जितना आप रेजिस्ट करेंगे, इवेंचुअली आपके बच्चे को पता चल जाएगा कि मेरे वालिदैन मेरी ये बात नहीं मानेंगे, वो अपनी जिद करना आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोइज, ये जो लास्ट टिप आपने दी है मेरे ख्याल से ये बाकी सारी कामों में भी जो है वो काम आ सकती है और पेरेंट्स को ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की बेहद ज़रूरत है। जनाब ब्रेक की जानिब बढ़ रही है। अच्छा जी, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बच्चों से मुतल्लिक ही हमारा प्रोग्राम का नेक्स्ट सेगमेंट होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि बहुत सारे बच्चे जो यूट्यूब पर कार्टून्स देख रहे होते हैं और कोई खास तरह के कार्टून्स, हर बच्चे के डिफरेंट और फेवरेट कार्टून्स होते हैं, क्या बच्चे उन कार्टून से लर्न कर रहे हैं या सीख रहे हैं? कभी क्या किसी पेरेंट ने ये चेक इन रखा है अपने बच्चों पर कि उन कार्टून्स का जो कि हमारे कल्चर से नहीं है या बाहर के हैं, वो आपके बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? यूजुअली पेरेंट्स अनअवेयर होते हैं इस बात से। इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। डिजिटल एक्सपर्ट फहद मलिक विल बी अस आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं और आज बच्चों की ग्रूमिंग, उनकी फिजिकल हेल्थ, उनकी मेंटल हेल्थ के हवाले से हमने पूरा शो खासकर आपके लिए डिज़ाइन किया हुआ था। प्रोग्राम का ये हिस्सा भी बच्चों की जो है वो उनकी ग्रूमिंग के हवाले से, उनकी मेंटल हेल्थ के हवाले से है। अच्छा जी, बज़ाहिर तो हमें लग रहा होता है जब हम बच्चों को फ़ोन पकड़ा देते हैं या अपने नेटफ्लिक्स पर अपने बेडरूम में हमने जब बच्चों का एक स्पेशल किड्स अकाउंट बनाया होता है तो हमें ऐसा महसूस हो रहा होता है कि नहीं भाई, बच्चे तो अब जो है वो कार्टून्स ही देख रहे हैं, इसके अलावा बच्चे कुछ और नहीं देखेंगे और हम बड़े सुकून से, इत्मीनान से अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि यूट्यूब इज अ न्यू बिग वर्ल्ड, एक पूरी दुनिया है जो इसमें समाई हुई है और बच्चा सिर्फ एक क्लिक से कहीं पर भी पहुंच सकता है, कोई भी वीडियो प्ले कर सकता है, कोई भी फहश वीडियो भी आ सकती है। अच्छा, ये तो वीडियो सजेशंस और एक सारा दूसरा मामला है, इसके साथ साथ आपके बच्चे कौन से कार्टून्स देख रहे हैं और उन कार्टून से बच्चों में कितना एग्रेशन आ रहा है या वो मगरबी कंटेंट बच्चों को क्या सीख दे रहा है, बहुत सारे पेरेंट्स इस बात से भी अनअवेयर होते हैं। तो यूट्यूब पर जो पेरेंटल कंट्रोल है उस हवाले से भी हम बात करेंगे, बच्चों पर आप अपने चेक इन कैसे रख सकते हैं उस हवाले से भी बात करेंगे और साथ ही साथ आज के प्रोग्राम में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपने अपने बच्चों को कौन से ऐसे कार्टून्स हैं, हमारे एक्सपर्ट बताएंगे कि जो बिल्कुल आपने नहीं दिखाने हैं। अच्छा, मैं इसके साथ साथ अपनी भी एक एग्जाम्पल यहाँ पर कोट करना चाहूंगी। मेरी बेटी शी इज जस्ट 2 years old अभी और वो एक कार्टून देखती है, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, डियाना एंड रोमा के। अब वो कार्टून्स में बच्चे बहुत क्रिएटिव काम भी करते हैं, बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें भी करते हैं, एक्टिविटीज़ भी करते हैं, बच्चे की लैंग्वेज इंप्रूव भी हो रही है। बट आई रियलाइज्ड कि ये कार्टून्स देखने से, चूंकि 2 बच्चे हैं, बहन भाई की स्टोरी से कोई ना कोई एक्टिविटी करें तो वो हर वक्त आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, हर वक्त शरारतें करते रहते हैं और मैंने एक सडन चेंज देखा अपनी बेटी के बिहेवियर में। वो एग्रेसिवनेस या वो शरारतें या वो फेस एक्सप्रेशन जो मेरी बेटी डियाना एंड रोमा के कार्टून्स में देखती है वो अडॉप्ट करना शुरू हो गई है। बाकायदा वो पोस्चर्स भी देती है कि मैं नाराज हो गई हूँ। तो हमने ये चीज़ें नोट करनी है कि आपका बच्चा कार्टून से क्या सीख रहा है एंड देन व्हाट यू हैव टू डू देन। हमारे साथ जनाब डिजिटल एक्सपर्ट फहद मलिक साहब मौजूद है, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फहद, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, आई होप यू आर वेल। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फहद, बताइएगा कितना ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए कि जब वो बच्चों को फ़ोन दें तो वो अवेयर रहें और चेक इन रखें कि भाई बच्चे फ़ोन पे किस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं? देखिए, इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं। आजकल के दौर में पेरेंट्स बच्चों को फ़ोन इसलिए देते हैं कि जब वो उनको टाइम नहीं दे सकते, जब वालिदैन के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं होता है तो फिर मोबाइल फ़ोन इज़ द एस्केप और आप फिर उसको फ़ोन दे के कहते हैं कि तुम जो मर्ज़ी तुमने देखना है तुम देखो, तुम एटलीस्ट मुझे डिस्टर्ब ना करो। उस केस में होता ये है कि अगर आपका पेरेंटल कंट्रोल इनेबल्ड नहीं है तो फिर आपके बच्चे के पास लिबर्टी है कि वो इंटरनेट पे कुछ भी देख सकता है। पेरेंटल कंट्रोल को मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन कर देता हूँ लोगों के लिए जिनको नहीं आइडिया। उसमें यह है कि जो 13 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए यूट्यूब एक फ़ीचर देता है जिसमें वालिदैन के पास उसकी सारी ब्राउजिंग हिस्ट्री,
उसका पेरेंटल कंट्रोल, वो किस किस्म का कंटेंट देख सकता है, वो किस किस्म की चीज़ें देख रहा है या वो किस किस्म की चीज़ें देख चुका है। उसके अलावा एक ऑप्शन इसमें होती है रिस्ट्रिक्शन की, कि आप एक सर्टेन टाइम लिमिट लगा देते हैं कि आधे घंटे बाद मेरे बच्चे का यूट्यूब बंद हो जाए और फिर वो कुछ एक्सप्लोर ना कर सके। फहद, ये सारी चीजें आपके एंड्रॉइड पर, आपके आईपैड पर, आपके फोन पर, सब गैजेट्स पर ये पेरेंटल कंट्रोल ऑप्शन मौजूद है, आपके यूट्यूब पर बेसिकली ऑप्शन मौजूद है? ये आपके गूगल अकाउंट के साथ ये ऑप्शन मौजूद है। जब एक बच्चा साइन अप करता है जीमेल पे, तो उसमें जब वो एज डालता है 13 साल से कम की, तो उसमें उसके पास ऑप्शन होता है कि वो अपना पेरेंट ऐड कर दे। तो बच्चा तो जब बनाएगा तो वो तो कभी भी अपना पेरेंट ऐड नहीं करेगा। तो वालिदैन जब अपने बच्चों को डिवाइसेस दे रहे होते हैं या उनको आईपैड, आईफोन्स, एंड्रॉयड लेके दे रहे होते हैं, तो उसमें उनकी जिम्मेदारी है कि जो अकाउंट वो बना के दें वो उस पर पेरेंटल कंट्रोल इनेबल्ड हो। 13 साल से ज़्यादा के बच्चों के लिए ये ऑप्शन नहीं होती। जो 13 साल से कम के लिए होते हैं उनके पास एक सुपरवाइज़र एज अ फैमिली मेम्बर उनके पास होता है और वो ये सारी ऑप्शंस कंट्रोल करता है। अब मसला यहाँ पे आता है कि आपने मतलब पेरेंट्स दे तो देते हैं लेकिन ये ऑप्शन इनेबल नहीं होता। अगर ये ऑप्शन इनेबल्ड भी है तो फिर आपके बच्चे को पता होता है कि किस तरह उसने इसको ख़त्म करना है। ख़त्म करने में ये होता है कि आप एक नया जीमेल एड्रेस बनाएं, उसमें अपनी फेक एज डालें, मतलब आप 13 साल से अगर कम के हैं तो आप अपनी एज उसमें 22 साल दिखा दें, तो उसमें वो चीज़ें ओवरलैप हो जाती हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपका बच्चा जब भी फ़ोन यूज़ कर रहा हो वो सुपरवाइज्ड एनवायरनमेंट में हो, आपके पेरेंट्स को पता हो कि वो इस वक्त देख क्या रहा है। कार्टून्स की आपने बात की, इंटरनेट पे इस वक्त 99% जो कार्टून्स हैं वो सारे एडिक्टिव हैं। एडिक्शन से ये है कि आपका बच्चा सुबह से लेके शाम तक वो चीज़ें देख रहा है जो उसको नहीं देखनी चाहिए, और वो उसके, जैसे आपने अपनी बेटी की एग्जांपल दी कि उसकी हैबिट्स चेंज होने लग गई वो कार्टून देखने के बाद। हम किसी ब्रांड का, किसी कार्टून का नाम इस वजह से नहीं लेंगे कि आउट ऑफ क्यूरोसिटी फिर बच्चे जाके उसको सर्च करेंगे। मसला ये आता है कि आपका बच्चा एक सर्टेन टाइम लिमिट, आपको ये देखना है कि आपके बच्चे की हैबिट्स में क्या आ रहा है, क्या उसकी टॉलरेंस ख़त्म हो रही है। जब आप उससे फ़ोन लेते हैं तो वो नाराज़ होता है, वो रोने लग जाता है, वो रात को खाने के टाइम पे जब वो डाइनिंग टेबल पे आता है आपके साथ तो उसके हाथ में फ़ोन होता है, वो खाना खाते वक्त भी साथ कुछ देख रहा है। वो पढ़ाई के टाइम पे भी अगर उसके हाथ में फ़ोन नहीं है या वो आपके साथ बाहर है लेकिन उसका दिमाग प्री ऑक्यूपाइड है और वो ये सोच रहा है कि मेरा फेवरेट जो कार्टून है उसकी अगली एपिसोड में क्या होगा या मेरा फेवरेट यूट्यूबर अगली वीडियो में क्या करेगा। जब ये सारे सिम्टम्स आपको अपने बच्चे में नज़र आने लग जाएं तो दिस इज़ अ रेड फ्लैग, और यहाँ पे आपको ये सोचना है कि मैंने किस तरह से इसकी स्क्रीन एडिक्शन को कम करना है। ठीक है। वंस इट्स एडिक्टेड टू द स्क्रीन, फिर वो पढ़ाई में भी कमज़ोर होगा, फिर उसकी हैबिट्स भी ख़राब होंगी, फिर वो हेल्दी स्पोर्ट्स भी नहीं करेगा, फिर वो हर वक्त, आपने बहुत सारे हमने ऐसे बच्चे देखे हैं जो हर वक्त मोबाइल पे रहते हैं, पढ़ाई में अच्छे होंगे लेकिन उनकी स्क्रीन एडिक्शन का कोई हल नहीं है। पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो इस सारी सिचुएशन में अपने बच्चों को मॉनिटर करें और उसके साथ साथ अपना पेरेंटल कंट्रोल इनेबल करें। तीसरी चीज़ जो ये है कि वो मोबाइल देने, मतलब इफ़ यू आर बिजी एंड इफ़ यू डोंट वांट टू गिव टाइम टू योर किड, तो एटलीस्ट उसको किसी हेल्दी एक्टिविटी में लगा दें, उसको कोई टॉयज़ दे दें। उसको फ़ोन देना और फ़ोन के थ्रू आप उसको अपने यू आर गिविंग हिम फ़ोन कि वो आपको बॉदर ना करे, तो उसमें आपका बच्चा एक ऐसी एडिक्शन का शिकार हो जाता है कि जिससे उसको फिर निकलना बहुत मुश्किल है। ठीक है। मुझे फहद ये भी बताएगा कि YouTube पर समटाइम बहुत सारे एड्स हमें नज़र आ रहे होते हैं जिन पर क्लिक करने से डिफरेंट तरह की वेबसाइट ओपन हो जाती हैं। अगर हम जिस ये पेरेंटल कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो क्या हम इन एड्स को भी डिसेबल कर सकते हैं ताकि मुख्तलिफ तरह की वेबसाइट्स पर बच्चा ना जा सके? आप देखें YouTube पे जो एड्स आ रहे होते हैं उसमें 99% एड्स वो होते हैं जो सूटेड टू एवरी ऑडियंस होते हैं। बच्चों के लिए YouTube एक अलग YouTube मुतारिफ YouTube ने कराई है जिसका नाम है फॉर किड्स। फॉर किड्स पे जो एड्स आ रहे होते हैं या तो वो मोनेटाइज्ड नहीं होती, उस पे एड्स नहीं आते, अगर एड्स आते हैं तो वो बच्चों के लिए सूटेबल होते हैं, मतलब वो कार्टून्स के ही एड्स होंगे या वो टॉयज़ के एड्स होंगे या बच्चों के लिए ऑनलाइन जो गेम्स होती हैं उनके एड्स होते हैं। सो अगर तो आपका बच्चा YouTube फॉर किड्स यूज़ कर रहा है तो फिर तो उसको जो एड्स नज़र आ रहे हैं वो सेफ़ हैं, लेकिन अगर वो नॉर्मल YouTube यूज़ करे जो मैं, आप और हम सारे यूज़ करते हैं जिसमें कोई एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, उसमें भी जो एड्स आते हैं वो सूटेड टू ऑडियंसेस होते हैं। लेकिन देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि उसमें, मतलब फॉर इंस्टेंस कुछ ऐसे मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जो पाकिस्तान में बैंड भी हैं लेकिन उनके यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं जो एडिक्टिव हैं। हाँ, मैं फिर किसी एप्लीकेशन का नाम नहीं लूँगा। उन ऐप्स के बहुत ज़्यादा एड्स आजकल चल रहे हैं पाकिस्तानी YouTube पे,
तो उसके लिए एक एक्सटेंशन होती है फॉर क्रोम यूज़र्स, जो एंड्रॉयड के यूज़र्स हैं उसको एड ब्लॉकर कहा जाता है। और iOS पे मतलब अगर आपका iPad है या आपका iPhone है तो उसमें भी एड ब्लॉकर होता है, लेकिन वो आपके सफारी के साथ इनेबल्ड होता है। तो उस केस में अगर आप एड ब्लॉकर इनेबल कर देते हैं इन एनी फ़ोन तो आपके जो एड्स हैं वो उस बच्चे को नज़र नहीं आएंगे। थैंक यू सो मच फहद, आपने टाइम दिया और सारी डिटेल्स आपने हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की। आई एम श्योर कि आप तमाम लोगों के लिए बहुत यूजफुल रही होंगी। इसके साथ ही कि मैं ब्रेक पर जाऊं, किचन सेगमेंट के जाने बढ़ूं, मैं भी ये कहना चाहूंगी कि अगर आपका भी जब बच्चा जो है वो 10 साल से बड़ा है या इस एज ग्रुप में फॉल करता है तो रात को सोने से पहले भी आप कोशिश करें कि आप अपने बच्चे को उसका सेपरेट आईपैड या फोन मत दें, ताकि वो मुख्तलिफ तरह के कार्टून्स या वीडियोस या स्क्रीन टाइम अपना मत बढ़ा ले। ये हमें नजर रखने की बच्चों पर बेहद जनाब जरूरत है। ब्रेक पे जाएंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट को और आज की रेसिपी को आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का लास्ट सेगमेंट है और हमारा किचन सेगमेंट है, जहां पर हम रूह अफ़ज़ा के किचन में आपके लिए जनाब डेली कोई ज़बरदस्ती क्विक रेसिपी लेकर आते हैं। अनम शेख द एक्सपर्ट द फेमस शेफ़ जनाब हमारे साथ होती हैं और बड़ी ज़बरदस्त मज़े मज़े की कभी हलवे बना रही होती हैं, कभी जो है वो रूह अफ़ज़ा खीर फिरनी बना रही होती हैं। मैंने भी घर में ट्राई में कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। फरमाइश आपको मेरी याद है ना? हाँ जी बिल्कुल, मुझे याद, सब तो हमने बनाना सिखा दिया है रूह अफ़ज़ा के किचन में, लेकिन अभी सिर्फ पूरी और चने रह गए। वो मुझे आपकी बिल्कुल बात याद है। इंशाल्लाह ताला सून हम लोग जो है चने और पूरी बनाएंगे, फिर वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे जैसे मौसम तब्दील होगा ना तो आप उस दिन जो है हमारी जो ऑडियंस है मेरे साथ वो भी ताकि घर में क्विक बनाएंगे। बिल्कुल। अच्छा जी अनम, आज हम क्या बना रहे हैं रूह अफ़ज़ा किचन में? आज हम बनाने जा रहे हैं बेसिकली रूह अफ़ज़ा के साथ, मैं हमेशा पता नहीं क्यों मुझे बड़ा अच्छा लगता है, रूह अफ़ज़ा के ट्विस्ट के साथ जो है आज हम आलमंड मिल्क शेक बनाएंगे, जो कि बेसिक उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है हमारा रूह अफ़ज़ा। अच्छा, थोड़ी सी रूह अफ़ज़ा के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ी सी नहीं, मैं तो कहूँगी कि बेतहाशा गुफ्तगू करें। अच्छा जी, जो बेसिकली रूह अफ़ज़ा है वो आपको जैसे कि पता है कि फलों और सब्जियों के अर्क से बनता है। तो जो उसके फल हैं वो और सब्जियां जो हैं उसमें जो आता है खीरा आता है, पुदीना आता है, सेब, अनार, और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो जो है वो गुलाब की पत्तियों का जो अर्क निकलता है ना, तभी उसकी जो खुशबू, सारी चीज़ों का जब अर्क निकालते हैं तो उसमें जब वो रूह अफ़ज़ा में जाता है तो एक कंप्लीट रूह अफ़ज़ा हमारा लाल शरबत ज़बरदस्त सा जो बनता है, सौगात है, बिल्कुल सौगात है। और प्लस ये 100 ईयर्स से ज्यादा, एक सदी जनाब हो चुकी है, उससे ज्यादा का लेगेसी के साथ है। और प्लस हर शख्स की रूह अफ़ज़ा के साथ में कोई ड्रिंक याद हमारा जी और कोई याद है। मतलब हम अगर आप स्कूल से ले लें, फिर कॉलेज, और खासतौर पे जैसे ही रोजे आते हैं और गर्मी आती है, सबसे पहले आप जब घर में जाते हैं और आपका दिल करता है चले जी तो ट्राई करते हैं। इतनी अब तारीफें हो गई हैं तो मैं मुझे इंतजार है इस ड्रिंक का कि ये कैसे बनेगा। जो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स शेयर कर लेते हैं, उसमें जाएगा मिल्क जाएगा, उसमें आलमंड्स जाएंगे, उसके अंदर जो है तकरीबन रूह अफ़ज़ा जाएगा तकरीबन 6 से 8 टेबल। और ये कोई साइंस नहीं है, बड़ी आसान है, आप कोई भी नहीं बना सकते हैं। और अनम समटाइम गेस्ट आते हैं, समझ में नहीं आता कि भाई क्या सर्व किया जाए। बड़ी अच्छी चीज है, रूह अफ़ज़ा भी ऐड हो जाएगा और हेल्दी आपका एक ड्रिंक भी तैयार हो जाएगा। और इसके अंदर जाएगा तुख्मलंगा, तैयार करते हैं, बिल्कुल, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर तकरीबन हम 2 से 3 ग्लास जो है मिल्क ऐड करेंगे। 2 से 3 ग्लास हम तैयार करें, उसके हवाले से हम आपके साथ इंग्रेडिएंट्स शेयर करेंगे तो आप नोट डाउन करते रहिएगा। उसके बाद इसके अंदर आधा ग्लास के करीब जो है हम पानी भी ऐड करेंगे। आधा ग्लास पानी ऐड करेंगे ताकि बहुत थिक ना हो। बिल्कुल। उसके बाद इसके अंदर तकरीबन हम 7 से 8 बादाम डालेंगे। ठीक है। उसके बाद डालेंगे कड़वाहट का जो है वो ज्यादा कड़वाहट ना आए। ठीक है। अच्छा, और साथ में हम इसके अंदर अनम हमने बादाम सोक करके तो नहीं रखे हुए, कैमरा हमारा यहाँ पे है, बादाम सोक तो करके नहीं रखे। बादाम अगर आप चाहें तो सोक कर सकते हैं, अगर आप नहीं भी चाहें तो आप उसको ऐसे डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप यहाँ पर आ जाए थोड़ा सा इस साइड पे, और हमने तकरीबन 7 से 8 बादाम डाले। इसमें दूध डाला है हमने और हाफ कप जो है इसमें पानी है, और मलंगा भी डाल देंगे हम जी शेक करते हुए, और थोड़ा सा ऊपर पे भी डालेंगे। ओके, ठीक है जी। और तकरीबन हम 1 से 2 टेबलस्पून जो है, मैं पहली बार देख रही हूँ। अच्छा, बड़ा ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। अच्छा, तो अगर बच्चे पसंद नहीं करते तो वो शेक में घुल जाएगा और वो नजर नहीं आएगा। और हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा रूह अफ़ज़ा,
जो कि हर चीज़ में डाला जाए तो उसको अपना एक ज़बरदस्त सा जायका दे देता है। और जैसे कि आपको पता है कि रूह अफ़ज़ा जो है एक कंप्लीट इंग्रेडिएंट है, आप उसको ठंडे में डालें या गर्म में डालें। अच्छा, कितने इसका बड़ा अच्छा, तकरीबन 6 से 8 टेबल स्पून के करीब। कोई चीनी हमने इसमें बिल्कुल भी नहीं की है। अच्छा, ऑप्शनल है इसके अंदर एक चीज कि अगर आप चाहें तो इसके अंदर वनीला आइसक्रीम जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर बच्चे पसंद करते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें आइस डालेंगे और अब इसको करेंगे अच्छी तरीके से ठीक है ब्लेंड अच्छी तरह, ताकि हमारा ये अगर हमें बादाम सोक किए होंगे तो जरा वो अच्छे से ले जी, ये हो गया है रेडी। इसको हम रखते हैं हम अपने सर्विंग एरिया में रखते हैं सारे ग्लास को। बिल्कुल जी, तीसरा ग्लास भी आ गया ये यहाँ पर। और अब हम इसको करेंगे सर्व और ऊपर से इसको मैं करूँगी व्हिप्ड क्रीम के साथ इसकी गार्निश करेंगे। क्या बात है। अच्छा, ये बहुत हेल्दी ड्रिंक है। जो बच्चे आपके अगर बादाम नहीं खाते और नट्स से अगर दूर भागते हैं तो आपने उनको ब्लेंड करके, तुखमलंगा भी चला गया, बादाम भी चले गए, दूध भी चला गया, रूह अफ़ज़ा का मजेदार टेस्ट भी चला गया, किसी को भी नहीं पता चल रहा है कि इसके अंदर और सेहत भी आ गई। बच्चों को खास तौर पे नहीं पता चलेगा कि इसमें तुखमलंगा जो है। थोड़ी सी इसकी खूबसूरती बढ़ा देते हैं ताकि मेहमान जरा खुश होकर पिए। ओके, और बच्चे भी बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, घर में इस तरह की एक मेरे ख्याल से एक चीज लाजमी होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा बड़ी मजे मजे की डेकोरेशन की चीजें जो है, आप स्पार्कल्स डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। बच्चों के लिए चॉकलेट की बड़ी सारी चीजें होती है, चिप्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, वनीला में कर सकते हैं अगर हमने वनीला का थोड़ा सा जो है तुखमलंगा ऐड करेंगे। अमेजिंग। और रूह अफ़ज़ा भी थोड़ा सा कर देंगे। रूह अफ़ज़ा भी जल्दी से, बस हम वापस अनम क्लोजिंग की जानी बढ़े। मैं चाह रही हूँ कि रूह अफ़ज़ा का रंग एक बार इस पर आ जाए ताकि फिर हम, और सबसे जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है रूह अफ़ज़ा, और कलर भी बड़ा अच्छा सा जो है और प्रॉपर स्नैक कहूँ मैं इसको या ड्रिंक कहूँ, बिल्कुल हेल्थ के लिए भी बड़ा ये ज़बरदस्त है। और जनाब रेडी हो चुका है हमारा रूह अफ़ज़ा का आलमंड शेक, रूह अफ़ज़ा शेक। अच्छा जी, और ये घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा। अनम, अल्लाह हाफ़िज़ कह देते हैं, कल होगी जनाब मुलाकात आपके साथ। इतना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान।